प्राणधारा श्री कालीपट्टनम रामाराव। धूप धरती को फोड़े दे रही है। सुअर टीले पर झोपड़ों में कहना चाहिए आहट लगभग नहीं हो रही है। सारी आहट म्यूनिसिपैलिटी के नल के पास जुटाई है। हाहाकार, बहती समुद्री हवा, उसके ऊपर औरतों के शोर। यह धूप का पता नहीं चल पा रहा है। रोज दिन में 10 बजे के बाद 1-1.5 घंटे के लिए वह नल खोलते हैं। उस थोड़े समय में झोपड़ों के सभी लोगों को पानी भर लेना होता है। पहले 15 मिनट तो री कुड़ुड़ वालों की बहू तू पहले आई है, तू ही पहले भर ले, ऐसी बात कहने की उदारता लोगों में होती है। थोड़ी देर बाद पाप मम्मा वह पहले आई है या मैं पहले आई हूँ, यह दलील आ जाती है। पानी की धार पतली होते होते तो क्या हुआ, क्यों कल तुम्हारी छोटी बहन ने हमसे पीछे आकर हमसे पहले भर लिया था, नहीं लिया था कहकर मटकों कलशों को टकराने की नौबत आ जाती। अंत में तो गालियाँ, शापों, कस्मों और प्रतिज्ञाओं का घमासान शुरू हो जाता है। किसी किसी दिन तो ट्रक आ जाते हैं, पुलिस उतरती है, जेल और बेल से आगे बढ़कर कहानी अदालत तक पहुंच जाती है। उस दिन नल अभी खोला था। वह नल टोले से एकदम अलग, टोले से रगड़ खाती हुई कुछ ऊंचाई पर जा रही सड़क पर लगा है। सड़क के उस तरफ ऊंची जमीन है और इस तरफ ढलान में टीले के किनारे गड्ढे में झोपड़े बने हैं। लगभग 50-60 झोपड़ों के लिए एक वही नल है। उस सार्वजनिक नल के बंद होने पर उस सड़क पर सिर्फ एक और नल है। वह है सड़क की दूसरी तरफ। वहाँ से एक फलांग दूर बने MP राव साहब के बंगले में खूब हरा भरा बगीचा है। उसके बीचों बीच आंखों को सुहाता बंगला, उसके पीछे और अगल बगल में जिधर भी देखा आधे मील तक उस ऊंची ज़मीन पर कोई दूसरा मकान नहीं है। बगीचे में बंगले के पश्चिम में कटहल के पेड़ के नीचे लगा है वह नल। जितनी देर तक लाइन खुली रहती है उतनी देर तक राव साहब के नल से पानी बहता ही रहता है। ऊपर के टैंक में पानी पंप करना हो तो नीचे की टंकी में पानी भरते हैं, नहीं तो पानी यूं ही बगीचे में जाता रहता है। बगीचे में सभी पेड़ों के हरे थाले बने हैं। नरसिंहुलू, पानी आ रहा है, टंकी भर देना। अंदर से किसी की आवाज़ आई। एक बूढ़ा माली पिछवाड़े से नल के पास आया। नल के 2 मुंह हैं। टंकी की तरफ का मुंह खोलकर उसने दूसरी तरफ का मुंह बंद कर दिया। अभी जरा चाय पी आता हूँ माँ जी, फाटक से या बाहरी दरवाजे से कहता हुआ सा वह चला गया। सड़क पर सार्वजनिक नली से भरपूर वेग से बरसती प्राणधारा वेग धीरे धीरे मंद पड़ता जा रहा है। औंधे रखे मटके और कल से फटाफट उलट रहे हैं। क्यों में खड़ी औरतें बड़ी तत्परता से पानी भरती जा रही है, एक बूंद तक बाहर गिरने नहीं दे रही। क्यों रे अम्मा जी, तेरे समुद्र तल ने तुझे अब छोड़ा? एक लड़की ने पूछा। अपनी औकात से खूब बड़ा कलसा हाथ में लेकर आ रही है अम्मा जी की आयु 17 साल होगी, लेकिन देखने में 14-15 साल की मालूम पड़ती है। अम्मा जी यहाँ आदर भाव का सूचक नहीं है, मात्र उस लड़की का नाम है। सामने मटके और कल से 50-60 औंधाए मटकों को देखकर उस लड़की के तो होश ही उड़ गए। उस हवासी में सत्यवती का ताना उसकी चमड़ी तक को न छू सका। आज भी परसों की तरह घर में 2 बूंद पानी भी नहीं रहने देगी तो तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी और फिर तुझे कभी भी घर पर नहीं रखूंगी, माँ ने कहा था। यह बात याद करके अम्मा जी के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। अम्मा जी की माँ दिन भर बाहर ही रहती है। वह लड़कियों के मेस में काम करती है। बाप बढ़ई है, मकान बनाने वालों के यहाँ नौकर है। दोनों सवेरे निकलते हैं तो रात को ही लौटते हैं। घर पर अम्मा जी के अलावा उसकी बड़ी बुआ और अम्मा जी की उम्र की ही उस बुआ की बेटी रहती है। यह तीनों मिलजुल कर शहर के दफ्तरों में काम करने वालों के पास दोपहर को उनके घरों से खाने के डब्बे पहुँचाने का काम करती हैं। डब्बे ले जाने वाले लोग सवेरे 9 बजे निकलते हैं। घर का काम और डब्बा ढोने का काम बारी बारी से होता है। हफ्ते में 2 दिन अम्मा जी, उसके बाद 2 दिन उसकी बुआ और उसके बाद के 2 दिन बुआ की बेटी घर पर घर का काम और छोटे बच्चों की साठ संभार करती है। एक घर पर रहती है तो बाकी 2 डब्बों के काम पर जाती है। उस रोज की बारी को लेकर बुआ की बेटी और अम्मा जी में कुछ विवाद उठा था।
उस विवाद को निपटाते हुए ही सवेरे उसकी माँ ने यह चेतावनी दी थी कि पानी न मिलने पर जिस दंड की चेतावनी दी गई है वह दंड भले ही न मिले, लेकिन गालियों और शाप के अलावा बुआ की बेटी के ताने बर्दाश्त करना मुश्किल है। इस डर के मारे जैसे अम्मा जी के दिमाग में ने काम करना छोड़ दिया। अत्ता अत्ता कहती और अभी अभी मटका सिर पर उठाकर आ रही 40 वर्षीय एक पर्वताकार महिला को अपना कलसा दिखाती हुई अम्मा जी ने गरीब सूरत बनाई। अंदर ही अंदर कोई फायदा होगा नहीं, यह कहती हुई ही। वाह मेरी रानी वाह, किस गांव का नाता है रे मेरी बहू, मेरा कौन बेटा ले आया है तुझे, महिला ने ताना दिया। लगातार 3 घड़े शायद भरे हैं। महिला के होश हवास उड़े हुए से हैं। उसके इस प्रेमालाप पर वहाँ कुछ लोग हंसे। महिला भी मुस्कुराती हुई चली गई। अम्मा जी को मुँह छिपाने की जगह नहीं मिली। उमड़ते हुए आंसुओं को रोकती हुई मुँह पलटकर वह खड़ी रही। अजब लड़का है समुद्रालू, जब भी आता है ठीक काम के ही वक्त आता है। एक मिनट करके घंटों बातों में उलझाए रखता है। वह 10 बार मिलता है तो कम से कम 4 बार तो अम्मा जी को खरी खोटी ही सुनानी भी पड़ती है। इस बार आएगा तो सख्ती से कहना पड़ेगा, लेकिन वह कह नहीं सकती। यह बात उस लड़की के मन को अच्छी तरह मालूम है। यह क्या, इन सबके भरने से पहले हमें पानी कहाँ नहीं मिलेगा? अम्मा जी के बाद आई एक दूसरी लड़की ने कहा। उस लड़की का धोती पहनने का ढंग और खोपा बांधने का तरीका देखकर लगता है जैसे देहात से अभी अभी आई है। अम्मा जी ने पहले उसे कभी नहीं देखा। 1 घंटा ठहर कर आना, तब तुम्ही को सबसे पहले पानी मिलेगा। अभी अभी अम्मा जी पर जिसने छींटा कसा था उसी सत्यवती ने कहा। तविट्टम्मा ने सफाई दी कि देर से आने का कारण उसकी लापरवाही नहीं है। दूध पीती बच्ची देर तक सोई नहीं। उसे रखने वाले घर में आगे पीछे कोई नहीं है। बच्ची को दूध पिलाकर सुलाते सुलाते इतना वक्त हो गया। इस तरह की करुण कहानियाँ सुनकर वहाँ के लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं। अब लोगों ने ऐसी बातें सुनना ही छोड़ दिया है। मंद्र ध्वनि के साथ घड़ों को भरती जीवन धारा के सामने जो पहले घड़ा लगा देता है पानी उसी को मिलता है। पिछड़ने वालों को काम पिछड़ ही जाता है। इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों रे लड़की, उस दिन की तरह बंगले पर चले क्या? सत्यवती ने पूछा। यही चाल होती है इस लड़की की, इसीलिए देर से आने वाले सभी लोगों से उनका नाम ले लेकर बात करती है। बंगले के बारे में ही सोच रही अम्मा जी को यह अपशकुन सा लगा। सत्यवती के साथ कहीं जाने में उसे डर लगता है। वह हर कहीं आज़ादी से घुस पड़ती है। वह आज़ादी कभी कभी तो खूब काम करती है, लेकिन कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती है। अम्मा जी सोच ही रही थी कि तुम उन लोगों को जानती हो? तविट्टम्मा ने पूछा। सत्यवती ने बताया कि अम्मा जी उनको जानती है। बहना तुम्हें बड़ा पुत्र होगा। माड़ बनाने के लिए खपड़ोई भर पानी भी घर में नहीं है। मुझे भी ले चलो, तविट्टम्मा ने चिरौरी की। अम्मा जी कुछ बोली नहीं, कलसा कंधे पर रखकर चल दी। सत्यवती और तविट्टम्मा बतियाती हुई उसके पीछे पीछे होली। तविट्टम्मा कहती है कि वह नरसराव पेट के पास किसी गांव की रहने वाली है। उसका आदमी 6 महीने पहले आया था। पहले वह अपने गांव में मजदूरी करता था और अब यहाँ रिक्शा चलाता है। उनके 2 साल का बेटा और 3 महीने की बेटी है। लड़का यहाँ नहीं है। नई जगह पर संभालना मुश्किल होगा, इसलिए नानी ने उसे अपने पास रख लिया है। यहाँ आए कितने दिन हो गए? सत्यवती ने पूछा। ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन ही हुए हैं। हम लोग यहाँ 10 बरस से रह रहे हैं। जब मैं आई थी तब यह बंगला नहीं था, नया नया बन ही रहा था। यह कौन लोग हैं? तविट्टम्मा ने पूछा। शहरों में जात पात की बात जल्दी से पता नहीं चल पाती, यहाँ बात सारी ओहदे की होती है। सुनते हैं कि शहर में उनको कोई बहुत बड़ा काम है, उनके अपने इस्तेमाल के लिए एक और उनके परिवार वालों के इस्तेमाल के लिए एक, कुल 2 कार उनके पास है। यह बताकर सत्यवती ने आगे आगे चल रही अम्मा जी से पूछा। क्यों रे अम्मा जी, यह साहब काम क्या करते हैं? सुनते हैं कि राव साहब अंग्रेज़ों की किसी कंपनी के बड़े मैनेजर हैं। अम्मा जी को भी उनके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। जब उनका बंगला बन रहा था तब अम्मा जी का पिता वहाँ बढ़ई का काम करता था। उसी परिचय की वजह से वह एक बार बेटी को ले जाकर पिता ने कहा था, कभी यह लड़की आए तो एक कलसा पानी भरने दीजिएगा। आप लोग बढ़ई हैं क्या? तविट्टम्मा ने पूछा। नहीं, पेरकी हैं, अम्मा जी ने जवाब दिया।
जो बढ़ई नहीं है वे वसूले का काम कैसे कर सकते हैं? यह तविट्मा की समझ में नहीं आया। बेसुधी में बतियाती हुई मेन गेट के पास पहुंची तीनों लड़कियां एकदम सहम उठी। अच्छी नस्ल के आदमकद कुत्ते एक इधर वाले खंभे के पास और एक उधर वाले खंभे के पास बौखलाहट में भयंकर रूप से भौंकते और आगे पीछे घूमते हुए ऐसे उछल उछल पड़ रहे हैं जैसे जंजीरों को तोड़ ही डालना चाहते हों। उनका मुंह देखते ही तविट्मा के होश उड़ गए। वह बार रे कहकर एकदम भाग पड़ी। इतनी झलझलाहट में भी अम्मा जी हंसी रोक नहीं सके। सत्यवती कलसा नीचे छोड़कर हंसने लगी। उसके पेट में जैसे बल पड़े। तविट्मा तिलमिला उठी। उससे पहले कभी किसी पर इतना गुस्सा नहीं आया था। उसका चेहरा तमतमाया और अपनी बड़ी बड़ी झिलमिल आंखों से उसने उन दोनों की ओर आक्रोश से देखा। पहले अम्मा जी ने अपनी हंसी रोकी, बाद में सत्यवती समझी। आ रही लड़की आ, वो कुछ नहीं करेगा, बंधे हैं, अम्मा जी ने कहा। अंदर से किसी ने आवाज़ दी। उस आवाज़ से कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। धड़कते दिल से पूरे बदन को आंचल से ढकती हुई तविट्मा आगे को सरक आई। शेरों जैसे दोनों कुत्ते भोले भाले बिलौटों की तरह जाकर उनके लिए रखी हुई चौकियों पर चढ़कर अत्यंत शांत भाव से लेट गए। बस यही होता है री, इस शहर में किसी भी बड़े आदमी की ड्योढ़ी पर जाओ, घर वालों से पहले उनके कुत्ते ही अगुवानी करते हैं। हम सहरातियों की यही अगुवानी है, कहकर सत्यवती हंसी। इतने में कौन है, कहता हुआ बाहरी दरवाजा खोलकर 22-23 बरस का एक लड़का बाहर आया। यह साहबजादा बड़े साहब का सबसे छोटा बेटा। इतना अम्मा जी को याद है। छोटे साहब धारीदार सुंदर पैजामा और टेरिलिन की शर्ट पहने हैं। हाथ में एक बड़ा सा अखबार, लगता है कि पढ़ते पढ़ते ही ले आए हैं। तर्जनी पन्नों के बीच में है। तरोताज़ा और तीखे नाक नक्श वाला और काले फ्रेम का चश्मा चढ़ा। उसका चेहरा बहुत नाजुक मालूम पड़ रहा। आंखें तेज़ हैं। लड़कियां कुछ कहती इससे पहले ही शेषु कौन है रे, कहती हुई प्यारी प्यारी बातें करने वाली 16 साल की एक लड़की भी वहां आ गई। बाहर आती उस लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, ओ, उसने इस भाव से कहा जैसे कह रही हो, अच्छा मैं समझ गई। उस साहबजादी को देखने पर लगता है कि वह शेषु बाबू की छोटी बहन या बड़ी बहन की बेटी होगी। 7 चमेलियों के वजन की राजकुमारी की तरह कृशांगी और सुकुमार वह लड़की बहुत पतली है और मृदुल सोनपरी जैसी लग रही है। वह हल्की गुलाबी रंग का छीना दुपट्टा डाले हुए, जिसमें से उसका पतला मुलायम पेट झलक रहा है, अधर उभरे ओरोजों के सुंदर उठान को रेखांकित करता एक लॉकेट उसके गले में लटक रहा है। उस लड़की के बाहर निकलते ही मंद मंद मुस्कुराते हुए शेषु बाबू ने कहा, पानी के लिए शायद आई हैं? पानी नहीं है, जाओ जाओ। गालों पर बिखरी लटों को ऊपर ऊपर लेती हुई और भौहें उठाकर सलोनेपन के साथ सिर हिलाती हुई वह लड़की बोली, पानी ही के लिए? सत्यवती और तविट्मा ने हाँ में सिर हिलाया। पानी नहीं है, जाओ जाओ, गंभीर होकर लड़की ने कहा। इस पर उन तीनों के चेहरे मुरझाते ही वह लड़के की और मुड़ी और मुंह दबाकर किलकी। चश्मा ढीला होने की वजह से शेषु बाबू सिर उठाकर कांचों के ऊपर देख रहा है। उसकी नज़रें अम्मा जी पर टिकी हैं। सोनपरी अंग्रेजी में कुछ बुदबुदाई। शट अप, कहते हुए शेषु बाबू ने झट से मुंह पलट लिया। गोरी लड़की जोर जोर से हंसती हुई कुछ कह रही है। हंसी रोकना मुश्किल हो गया तो शेषु बाबू अंदर की तरफ दौड़ा। लड़की भी हंसती चिल्लाती उसके पीछे भागी। थोड़ी देर तक दूसरी लड़की और एक दूसरा लड़का दौड़ते हुए वहां आए। दोनों ने बाहर खड़ी लड़कियों की ओर ध्यान से देखा। अम्मा जी पर नज़र पड़ते ही उनके चेहरों पर अर्थपूर्ण हंसी फैल गई। फिर दोनों अंदर भागे। अंदर से लगातार खिलखिलाहट और ठहाकों की आवाज़ आती रही। किवाड़ धड़ाम से बंद हो गए। थोड़ी देर बाद शेषु बाबू मुस्कुराता आकर खिड़की के पीछे सोफे पर बैठ गया। फिर खड़े होकर कुछ बातें करने लगा। हाथ इधर उधर चमकाता रहा। फिर पसर कर बैठ गया और अखबार में अपना चेहरा डुबो दिया। वे लोग इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हैं? यह अम्मा जी और सत्यवती को बहुत सोचने पर भी समझ नहीं आया। दोनों ने तविट्मा की धोती की ओर गौर से देखा, फिर अपने कपड़ों और दुपट्टों पर उड़ती निगाह डाली। हाथ से उत्पन्न करने वाली कोई चीज़ उनको दिखाई नहीं पड़ी। इतने में खिड़की के पास हलचल फिर शुरू हो गई। शेषु बाबू खिड़की खोलने का प्रयत्न कर रहा। अंदर से उसे कोई बंद कर रहा है। अम्मा जी और उसके साथ की लड़कियों को यह सब देखते पाया तो शेषु बाबू ने खूब जोर लगाकर खिड़की बंद कर दी और चिटकिनी चढ़ा दी। इसकी कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वे लोग इसलिए
इतने लोटपोट हो रहे हैं। तमितमा को डर लग रहा है, आश्चर्य हो रहा है, यह उसके चेहरे से समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है क्या? सत्यवती ने पूछा। तीनों जून जेवनार पैरों के पास आ जाए और करने का कोई काम न हो तो बखत कटेगा कैसे, यही कारण है, अम्मा जी ने कहना चाहा। लेकिन जल्दी ही उसने अपना मन बदल लिया। मुझे भी क्या मालूम, उनके मन में घुस सकती हूँ क्या? चिढ़कर उसने ऐसा कहा तो, लेकिन उसे लगा कि कारण का उसे अंदाज़ा है। राव साहब को वहाँ बंगला बनवाए लगभग 10 साल हो गए हैं। तब उनकी हैसियत इतनी नहीं थी। वहाँ ज़मीन खरीदने के बाद एक रोज़ शाम के वक्त उन दिनों उनके पास जो खस्ताहाल पुरानी कार थी उससे उबड़-खुबड़ सड़क पर खड़ी करके पैदल झोपड़ों में आए थे। कौन है रे? इधर किसी को पानी वानी की ज़रूरत नहीं है क्या? सामने पड़े एक आदमी से उन्होंने कहा। बाबूजी, हमें कौन पूछता है? उस आदमी ने जवाब दिया। बुलाओ, सबको बुलाओ, राव साहब ने कहा। फिर उन्होंने वहाँ पड़ी बांध की एक खाट गिराई और ब्रीफकेस से एक सफ़ेद कागज़ निकालकर झटपट लिखना शुरू किया। महानगर और सुअर टीले के बीच 25-30 एकड़ का एक ऊंचा और बड़ा भूखंड है। उस भूखंड के तीनों छोरों को नगर स्पर्श कर रहा है। पानी की सुविधा न होने के कारण चौथे छोर पर तब मकान उठ नहीं पाए थे। टीले को छूते हुए उस भूखंड के किनारे के साथ साथ एक पुरानी सड़क बनी है। उसी सड़क पर राव साहब ने एक ही लाइन में 10 प्लॉट खरीदे थे। सुअर टीले के किनारे पर एक फरलांग की दूरी पर गरीबों की 3 बस्तियां उठाई हैं। इन बस्तियों के लोग ऊंचे भूखंड के इस सिरे पर या उस सिरे पर जाकर पानी भर लाते हैं। जहाँ पानी का ठिकाना ना हो वहाँ बिजली की बत्तियाँ कहाँ से होंगी? राव साहब ने एक पक्का महजरनामा तैयार किया। फिर तीनों बस्तियों के लोगों ने उस पर दस्तखत या अंगूठे के निशान लिए गए। उन महाराज के ठान लेने की वजह से ही वहाँ पानी और बिजली की बत्तियाँ आई हैं, यह लोगों ने माना। कौन सा नल कहाँ लगेगा, कौन सी बत्ती कहाँ रहेगी, इसकी सारी व्यवस्था कर्मचारियों के साथ स्वयं आकर उन्होंने करवाई थी। यह काम पूरा होने के 6 महीने के अंदर ही उन्होंने बंगले का काम शुरू कर दिया था। बंगले का काम जितने दिन चलता रहा उतने दिन मजदूरी इक्कनी दुकन्नी कम या ज़्यादा जो भी मिली झोपड़ों के मजदूर वहीं काम करते रहे। जो काम किया ईमानदारी से किया। नगर पालिका द्वारा एडवांस में सैंक्शन किए हुए नल के पानी और बिजली की रोशनी से वह बंगला 6 महीने में बनकर खड़ा हो गया। इन 10 वर्षों में ही उस ऊंचे भूखंड के प्लॉटों की कीमत प्रति वर्ग गज 5, 10, 15 इस तरह बढ़ती गई। उस भूखंड के तीनों तरफ से रेंगता हुआ बढ़ रहा नगर अब उसके ऊपर आ रहा है। इधर के प्लॉट राव साहब अभी बेच नहीं रहे। सुनते हैं कि पूरे 20 रुपये से कम में वे बेचेंगे नहीं। जिन दिनों यह बंगला बन रहा था उन दिनों राव साहब झोपड़ों के सभी लोगों को अपनेपन के साथ अप्पा राव, गोविंदू, सारम्मा कहकर नाम ले लेकर बुलाते थे। अब यह अपनापन छिन गया है। इस बीच कुछ लोगों उस बस्ती को छोड़कर चले भी गए हैं। कुछ दिन पहले पूर्णिमा की रात राव साहब और उनकी पत्नी चांदनी में सैर के लिए निकले थे। ऐसे समय काम से लौटता हुआ अम्मा जी का बाप उनके सामने पड़ गया। इतना बड़ा आदमी अब क्या पहचानेगा, यह सोचता हुआ सिर झुकाकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन राव साहब ने ही उसे पुकारा। वह भी नाम लेकर। अम्मा जी का बापू फूला उठा था। उस पूरी रात घर में उन्हीं लोगों को लेकर बातें होती रहीं। उसके अगले ही दिन अम्मा जी को ले जाकर उसने परिचय कराया था। तभी आज के शेष बाबू को अम्मा जी ने पहली बार देखा था। इस लड़के को पहचानते हो? राव साहब ने पूछा था। अम्मा जी का बाप पहचान नहीं पाया था। हमारा सबसे छोटा बेटा है, याद नहीं? मकान बनाते वक्त मेरे साथ आता था। एक बार यह लड़की आरी से खेल रहे थे तो इसकी उंगली कट गई थी। जरा अपनी उंगली दिखाना रे, राव साहब ने कहा था। उस लड़के के बाएं हाथ की तर्जनी पर आज भी उसका निशान है। उसके बाद राव साहब ने शेषू बाबू के हाथ से ही नाश्ता मंगवाया था और उससे कहा था कि ये लड़की जब भी आए कलसा भर पानी भरने देना। उन्होंने यह कहा तो था, लेकिन अब भी अम्मा जी बंगले पर गई वे घर पर नहीं मिले थे। वह लड़का भी दिखाई नहीं पड़ता था। एक बार खाली घड़ा लेकर लौट रही थी तो वह लड़का सामने से आता दिखाई दिया। लड़का उसे बुलाकर अंदर ले गया था और पानी भर लेने को कहा था। यह घटना के बाद से उन लड़कियों ने, ओह तुम,
कहकर स्वर को लंबा खींचकर कहना और मंद मंद मुस्कुराना शुरू कर दिया था। वे कभी चलो भर लो कहती हैं, कभी अब नहीं बाद में आओ कहती हैं, फिर कोई कहती है भर लो तो कोई मना कर देती है। यह इस तरह अम्मा जी से खिलवाड़ कर अपना मनोरंजन करती थी। बिल्ली के लिए खिलवाड़ और चूहे के लिए प्राण संकट वाली बात होती थी, इसलिए जब बहुत ही ज़्यादा लाचारी होती थी तभी अम्मा जी उनके घर जाती। कुछ दिन पहले एक बार ओ तुम कहने के बाद उन कृषांगी ने कहा था शेषू बाबू घर पर नहीं है। अम्मा जी का मन हुआ कि अभी झाड़ दूं, लेकिन गरीब का गुस्सा गरीब के लिए ही अनर्थकर होता है ना। वह बर्दाश्त कर गई। आज यह सारा हो हल्ला देखने के बाद उसका शक पक्का हो गया, लेकिन वह कह ही क्या सकती थी। अब क्या करूं, वह सोचती रही। या कहीं और चले क्या रे, सत्यवती ने पूछा। अम्मा जी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कहाँ जाओगी, तविट्टम्मा ने कहा। कहीं भी जाओ, आधे मील से कम नहीं होगा। जहाँ जाएंगी वहाँ पानी मिलेगा या भरोसा भी नहीं। पीछे मुड़कर सत्यवती ने सड़क की नल की ओर देखा। धारा पतली हुई लगती हैं, औरतें आगे को घुस घुस कर एक दूसरे को पीछे खींचने में लगी हैं। वहाँ धक्का मुक्की हो रही है, सत्यवती ने कहा। समुद्री हवा के ठंडे झोंके के चलते रहने पर भी धूप बदन को झुलसा रही थी। सड़क के दूसरे किनारे घास के कुछ पौधे और झाड़ियां दिखाई पड़ी। सत्यवती उस दिशा में बढ़ चली। कुछ देर बाद तविट्टम्मा और अम्मा जी भी उधर गई। वहां से बगीचे के तीनों कोने अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं। इन पेड़ों को लगाए 10 ही बरस हुए हैं, फिर भी बगीचे के पेड़ घने और ऊंचे हो गए हैं। कड़ी गर्मी में भी जरा भी मुरझाए नहीं है, बल्कि गाढ़ा हरा रंग लिए काले काले लग रहे हैं। मालिक कोई अच्छा आदमी मालूम होता है। कहीं घास का एक तिनका भी नहीं है। गर्मी के इन दिनों में भी देखो कितने हरे भरे हैं ये पेड़ पौधे, तविट्टम्मा ने कहा। उनको क्या परेशानी, क्या समझती हो, थोड़ा पानी देते हैं इनको। उधर टंकी देखी, सत्यवती ने पूछा। कहते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले बंगले वालों के नल बंद नहीं करते। जब तक लाइन खुली रहती है तब तक उनको पानी मिलता ही रहता। मोटरों की सहायता से वे लोग टंकियां भी भर लेते हैं। लोग तीन दफ़ा नहाते हैं, 4-5 बार हाथ मुंह धोते हैं। 4 प्याले भी धोने हों तो आधे घंटे तक धार छोड़ते रहते हैं। अगले दिन टंकी खाली करके पौधों को वह पानी देते हैं। क्या फ़ायदा, आदमियों को छोड़कर पौधों को पानी देने पर भी। इतना बड़ा बगीचा है, एक भी फल का पेड़ नहीं है, तविट्टम्मा ने कहा। पूरब में एक और पश्चिम में एक कटहल के 2 पेड़ छोड़कर इस बगीचे में सचमुच ही फल का कोई पेड़ नहीं है। यह 2 पेड़ भी अम्मा जी के बाप ने ही लगवाए थे। बड़े हो जाएंगे तो घनी छाँव ही नहीं मिलेगी। गर्मी के दिनों में उनके ऊपर से होकर हवा बहेगी तो इसमें ठंडी खुशबू भी होगी। इन दोनों पेड़ों को छोड़कर बगीचे भर में बांस, सुपारी की झाड़ियाँ, क्रोटन आदि ही लगे हैं। किनारे रखे गमलों में कैक्टस और मूंछ जैसी राक्षसी जाति के पौधों को देखकर तविट्टम्मा को बहुत अचरज हुआ। कम से कम फूलों के 4 पौधे होते तब भी खूबसूरत लगता। वह भी नहीं है, सत्यवती बोली। हमारे गांव में बगीचे ऐसे नहीं होते। बगीचा कहीं और मकान कहीं होता है। इतना बड़ा बगीचा किसी के पास हो तो एक पूरा का पूरा घर मज़े से गुजारा कर सकता है। लकड़ी, डंठल, घास, पत्ते, मौसम में फल फूल, हर चीज़ का दाम मिलता है। लेकिन बगीचा संभालने में वहाँ बहुत खर्च होता है। 2 आदमी सवेरे से शाम तक बदन न तोड़े तो इतने बड़े बगीचे का काम नहीं कर सकते, तविट्टम्मा ने कहा। यहाँ म्यूनसिपैलिटी का पानी को रबड़ की पाइपों के जरिए बगीचे में पहुंचाकर पेड़ों को सींचना सस्ता ही नहीं पड़ता, शरीर को भी सांसत में नहीं डालता। तविट्टम्मा के मन में आया, घर पर बच्ची के जाग पड़ने का वक्त हो गया। यह ख्याल आते ही उसके मन में घबराहट होने लगी। कहो बहन, अब कहीं और चले, उसने दीन स्वर में कहा। कहीं भी जाओ, वही होगा वही। बता रही अम्मा जी, अब तू पुकारेगी या मैं पुकारूं घर वालों को, सत्यवती ने पूछा। कुछ देर तक दोनों ने तू पुकार होता रहा। तो मैं ही पुकारती हूँ, डरती हूँ क्या, कहकर सत्यवती आगे बढ़ी। तभी ठक करके बाहर का दरवाजा ऐसे खुला जैसे आंधी से खुल पड़ा हो। कौन है रे? कहा नहीं तुमसे कि पानी नहीं है, जाते क्यों नहीं? अधेड़ उम्र की एक महिला बाहर आई। बोलना ना, सत्यवती ने अम्मा जी को कोंचा। वह क्या बोलेगी, पानी किसी को नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, गृहिणी ने कहा। खिड़की जाने कब खुल गई थी। वहाँ लड़कियाँ की करके हंस रही हैं। फिर भी सत्यवती ने अपने को संभाला। एक कलसा बस अम्मा, उसने अनुनय
के स्वर में कहा, क्या शोर मचा रखा है? घर में बच्चों को पढ़ने नहीं दोगी क्या? जाओ जाओ, गृहिणी ने झिड़क दिया। तवट्टिमा की ओर इशारा करके सत्यवती ने कहा, वह दूध पीते बच्चे की माँ है और यह भी कहा कि हम दोनों के भी परिवार बड़े हैं, पानी कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि कलसा भर मिल जाए तो दूसरी जगह जाएंगी। सत्यवती के मांगने के तरीके की वजह से या इसके पीछे खड़ी अम्मा जी या तवट्टिमा की आंखों से बरसते अनुनय विनय की वजह से गृहिणी कुछ नरम पड़ने लगी। अब मान ही जाएगी। तीनों यह सोच रही थी कि अंदर से एक वृद्धा बाहर आई। तुम नहीं जानती बेटी, आज दया दिखाकर पानी दे दो तो ये कल फिर हमारे ही घर पर आ धमकेंगी। एक को दो तो 100 को देना पड़ेगा। बाद में बुरा बनने से तो शुरू में बुरा बनना ज़्यादा अच्छा होता है। भेज दो उनको, गृहिणी ने उनसे कहा। गृहिणी असमंजस में पड़ गई। तभी वृद्धा ने धमकी दी, क्यों रे, चुपचाप चली जाओगी या कुत्ते छोड़ दूं? जाने कुत्ते वृद्धा के स्वर से समझ गए या उनकी नज़रों से सिर उठाकर उनकी ओर गेट के बाहर आधे रास्ते में खड़ी सत्यवती की ओर बारी बारी से देखने लगे। सत्यवती में भय के बदले आक्रोश जागा। एक बार अम्मा जी की ओर देखने के बाद वह जोश के साथ आगे बढ़ी और बोली, खोल दो माई, खोल दो। सड़क पर खड़े लोगों को कुत्ते से कैसे कटवाओगी? यह मैं भी देखती हूँ। कौन है रे उधर? बच्चों इधर आना। अंदर के पोते पोतियों को लक्ष्य करके वृद्धा ने पुकारा। बच्चे दहलीज पर आ गए पर कुत्तों के पास नहीं गए। क्या बात है माँ जी, क्यों शोर हो रहा है? बात क्या है? कहता हुआ माली आहते के फाटक के पास दिखाई पड़ा। वह बड़े बाबू साहब के दिए हुए रेशमी कुर्ते में दुबला और छोटे बाबू के पहनकर छोड़े हुए खाकी निक्कर में मोटा मालूम हो रहा है। इधर सड़क पर लड़कियों ने और उधर अंदर वृद्धा ने जो बीता था वह सब अपने अपने शब्दों में बयान किया। लगा जैसे मालकिन की बातों के सिवा उन लड़कियों की बातें माली के दिमाग में घुसी ही नहीं। जाओ जाओ, माँ जी को गुस्सा मत दिलाओ। तुम तीनों को देने से काम हो जाएगा क्या? उन सबको देखो, पीछे कुछ दूरी पर चले आ रहे हैं। खाली कलसों और घड़ों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। सड़क पर का नल शायद बंद हो चुका था। खाली कलसे लिए स्त्रियां पानी के संधान में इधर उधर निकल पड़ी थी। माली को अपनी मालकिन का ही पक्ष लेकर बात करती सुना तो सत्यवती जल उठी। उसने मन में कहा, पानी तो मिलने से रहा, अब कम से कम रार ही क्यों न बढ़ाओ। पट से पीछे मुड़कर वह खूब जोर से चिल्लाए, अरे आओ तुम भी, यह लोग हम पर कुत्ते छोड़ रहे हैं। सब स्त्रियां ठिठक कर उन लोगों की ओर देखने लगी। क्यों रे लड़की, क्या जबरदस्ती है? घर पर फौज ले आएगी क्या? वृद्धा ने कहा। अब सचमुच ही तुम पर कुत्ते छोड़ने पड़ेंगे, माली ने कहा। खोल दो ना, चुनौती के स्वर में सत्यवती बोली। सत्यवती की पुकार सुनकर स्त्रियों ने शायद ये समझा कि यहाँ पानी मिलेगा। वे एक दूसरे के से होड़ लगाकर इधर उधर दौड़ पड़ी। अच्छा तो ठीक है, अभी खोल देता हूँ, देखना, दृढ़ स्वर में कहकर माली कुत्तों की ओर बढ़ा। सत्यवती की धुतकी बढ़ गई, फिर भी जोर से बोली, खोल सकते हो तो खोल दो। ठीक है, अभी देखो। कहता हुआ इस बार माली सचमुच ही कुत्तों के पास पहुंच गया। कुत्ते झट से उठकर जोर जोर से भौंकने गुर्राने लगे और जंजीरों पर झूलते हुए बेताबी से दाएं बाएं ऐसे घूमने लगे जैसे सारी बात समझ गए हों। माहौल को तेजी से बिगड़ते देखा तो अंदर बैठा शेषू बाबू लपक कर बाहर आ गया। कुत्ते की पट्टी पर रखे माली के हाथ को शेषू बाबू ने झटक कर अलग कर दिया। चेहरे की चिढ़ और क्रोध को बाहर के लोगों की आंखों से बचाने के लिए दूसरी तरफ घूमकर उसने जोर से कहा, ठहर। अरे 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 ओ बुढ़े, अगर तू मर्द है तो आज कुत्तों से हमें कटवा। तेरे घर में आए हैं और तेरे दरवाजे पर आए हैं हम। किस बात के लिए कटवाएगा, बता ना तू। कहकर उधर माली पर और उधर वृद्धा पर सत्यवती धौंस जमाने लगी। इतने में 10-15 कलसों, घड़ों और पतीलों के साथ 7-8 स्त्रियां और बच्चे फाटक के पास जमा हो गए। उन स्त्रियों से सत्यवती और अम्मा जी बंगले के लोगों को जाति और कुत्ते के छेड़ने की धमकी के बारे में बताने लगी। वृद्धा और उनकी बहू भी फाटक के बाहर आकर अपने पक्ष की बातें अपने तरीके से बयान करने लगी और अंत में वृद्धा ने उन स्त्रियों से पूछा, सुनो तुम लोग मेरी बात, हमने यह कहा कि तुम लोग जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करोगे तो हम कुत्ते छोड़ेंगे। हमने गलत कहा क्या? बाप रे बाप, कितना बड़ा झूठ है। सत्यवती ने आंखें फैल गई। सबकी बातें सुनने के बाद स्त्रियों में से एक
अप्पयम्मा मध्यस्थता सी बनती हुई बीच में आ गई। ठहरो ठहरो, यह कहते हुए हाथ उठाकर उसने दोनों पक्षों को शांत किया। फिर उसने वृद्धा से पूछा, क्या बात है मैया, क्या मामला है? उसका स्वर, उसकी अवस्था और पहनावा देखते ही वृद्धा की हिम्मत बंधी। आवाज कुछ धीमी करके यथावस्था सद्भाव के साथ वो बात बताने लगी। तुम ही बताओ बेटी, ये लोग पानी के लिए आई हैं, यह कोई सरकारी नल तो नहीं है ना? पैसा खर्च करके लगाया हुआ है, हर साल म्यूनसिपालिटी को हम टैक्स भी देते हैं। ऐसे में पहले हमारे बच्चों ने आकर मना किया, इन लोगों ने बात सुनी नहीं, फिर मैंने आकर मना किया, फिर हमारा माली आया तो वह लड़की कहती है, अगर तू मर्द है तो कुत्ता छोड़। देखो तो उंगली भर नहीं है। लड़की कहकर उंगली से सत्यवती की ओर वृद्धा ने इशारा किया। हमारे घर पर आकर कोई जबरदस्ती करेगा तो हम चुप रहेंगे क्या? इस वक्त मेरा लड़का होता तो अच्छा होता तो पता चलता। वृद्धा ने फिर कहा, क्यों, तुम्हारा बेटा होता तो क्या करता? हाथ पैर बांधवा कर जेल में डलवाता? यही ना, अब यह काम तुम ही करवा दो ना। जैसे इनसे कहा था वैसे उनसे भी कह देना कि हम आपके घर पर चढ़ आई थी और पानी देने से मना किया तो मारने दौड़ी थी, और झूठ मूठ का मुकदमा भी चला देना। झूठ मूठ का मुकदमा कैसे? अब तुम सब यहाँ किस लिए हो? दंगा फसाद का मुकदमा चलाने के लिए यह काफी नहीं है क्या? माली बोला। तुम चुप रहो भाई। माली का चुप कराकर वृद्धा सत्यवती से बोली, बात यह नहीं है भाई, तुमको अगर पानी चाहिए तो मांगने की जगह यह नहीं है, जाकर म्यूनसिपालिटी वालों से मांगो। वे लोग हमारा रोना धोना सुनने वाले होते तो इस गेट या उस गेट के पास रोज हम क्यों रोती फिरती? माई, भीड़ में से एक स्त्री ने कहा, दुनिया भर का पानी तुम्हारे जैसे लोगों के पौधों के लिए ही पूरा नहीं पड़ता, वे लोग भी कहाँ से ला कर देंगे? सत्यवती बीच में बोल पड़ी, तुम क्यों जलती हो भाई? तुम भी पौधे ही क्यों एक बारगी खेती ही कर डालो, हम मना करते हैं क्या? वृद्धा ने जवाब दिया। रुको अब अप्पयम्मा बीच में बोल पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों पक्ष फिर से चुप हो गए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ माई, अप्पयम्मा ने फैसले के अंदाज से पूछा। उसका स्वर सुनकर वृद्धा को लगा कि उस स्त्री की पक्षधरता में बदलाव आ गया है। मैं क्या कहूँ? उसने उलटकर सवाल किया। पानी देना है या नहीं देना, यह बताओ। अप्पयम्मा का स्वर बदला हुआ था। वृद्धा फिर दुविधा में पड़ गई। इतने में तुम लोग इतना ऐंठ कर बात करोगे तो नहीं देंगे, अच्छे तरीके से बात करोगे तो सोचेंगे। पीछे से पोती ने कहा। ऐंठ ऐंठ कहती हुई अप्पयम्मा ने पोती की तरफ देखा। मैया मेरी, हमारे पास है ही क्या जिसे आपके सामने ऐंठ दिखाए? आश्चर्य से उसने पूछा। क्षण बाद वह फिर बोली, शकल को लेकर ऐंठे या सूरत को लेकर ऐंठे, या हमारे पास जमीन जायदाद पैसा कपड़ा आप लोगों से ज़्यादा है इसलिए ऐंठे? क्या देखकर आप लोगों के सामने हम ऐंठेंगी बताओ? कोई भी चीज़ रत्ती भर भी होती तो ऐंठ मैंठ की कुछ बात होती, आप लोगों के सामने हम ऐंठ दिखाएंगी? ये छोकरियाँ कुछ जानती नहीं इसलिए बड़बड़ कर रही हैं। अप्पयम्मा ने अपनी बात खत्म की। यह बात तुमने अच्छी कही, वृद्धा ने मन में कहा। एक लड़की एक कलसा भर लेना, फिर कभी इधर फटकना नहीं, उसने बड़ी सख्ती से कहा। वृद्धा का इतना कहना था कि अप्पयम्मा फाटक खोलकर अंदर ऐसे घुसी जैसे अपने ही घर में घुस रही हो। आओ भाई आओ, सिर हिलाकर सबको रास्ता दिखाते उसने कहा। सब स्त्रियां आगे बढ़ी, लेकिन अम्मा जी और सत्यवती अपनी जगह से हिली नहीं। यह देखकर अप्पयम्मा ने छिपाकर आंख दबाई। आओ री लड़कियों, तुम भी आओ, गंगा है, जीने के लिए सबसे पहले गंगा चाहिए, उसके बाद ही अड़ना अकड़ना सब, पहले पानी भर लो। अप्पयम्मा बोली। ऐसा टुच्चा पानी भरे या ना भरे, यहाँ हो या कहीं और, कलह और कलेश से पहले या बाद में किसी के आगे आंचल फैलाकर भीख लेने से इस जन्म में तो मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्यवती आगे को सरकी, उसके पीछे तविटम्मा और अम्मा जी भी हिली। क्यों री लड़की, हम एक कलसा और भरने जा रही हैं, चलेगी साथ? कलसा दरवाजे पर रख कर ओलती में घुस आई सत्यवती ने कहा। सत्यवती उस घर में पहली बार आई है। एक कमरे का छोटा सा झोपड़ा, तविटम्मा अंदर दरवाजे के पास बैठकर गोद के बच्चे को पैरों से आहिस्ता आहिस्ता झुलाती हुई अपना दूध पिला रही। सत्यवती को देखकर आंचल संभालती हुई बोली, बैठो लल्ली, बैठो, उधर पीढ़ा बिछाकर तनिक बैठो। उस घर के सामने एक बड़ी चट्टान है, उस पर पड़ी धूप की चौंध सीधे उस दरवाजे पर आ रही है। धूप और चट्टान की आंच मिलकर वहां दम लेने नहीं दे रही है। सत्यवती खाली
फर्श पर ही बैठ गई, आंचल गिराकर उफ उफ करती हुई हवा झलने लगी। सड़क पर उतनी अच्छी तरह तो हवा चल रही है, लेकिन यहाँ लगता है कढ़ाई में डालकर कोई तल रहा है। सत्यवती बोली, यहाँ तो ऐसा ही रहता है। तविट्टम्मा के माथे से, कंधों से, सिर से, पूरे शरीर में पसीने की धाराएं बह रही हैं। पंखा नहीं है? सत्यवती ने इधर उधर ताका। नहीं है, जब से आई हूँ तब से रोज ही कहती हूँ, लेकिन उस आदमी को क्या बताऊँ, रोज ही भूल जाता है। तविट्टम्मा ने शिकायत की। इस धूप में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-3 घड़े पानी तो चाहिए ही चाहिए। जाने अभी कितने दरवाजे चढ़ने होंगे, कितने लोगों से छी छी सुननी पड़ेगी, कितने झमेले हैं। सत्यवती ने मायूसी से कहा, हर बरस ऐसा ही रहता है और ये इसी बरस होता है। तविट्टम्मा ने पूछा, जब से पैदा हुई हूँ यही देख रही हूँ। असल में इस बस्ती से लगा सनीचर ही ऐसा है। सत्यवती बोली। बच्ची एकाएक दूध पीना छोड़कर जोर जोर से चीखें मारकर रोने लगी। तविट्टम्मा नहीं 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 कहकर पुचकारती और लोरी सी गाती हुई गोद में लेटी बच्ची को घुटने में झुलाने लगी, लेकिन बच्ची चुप नहीं हुई। मुट्ठियाँ कसकर और सारे चेहरे को विकृत बनाकर जोर जोर से ऐसे रोने लगी जैसे छत ही उड़ा देगी। बाप रे, कितना गुस्सा है इसे। तविट्टम्मा ने कहा, क्या कहती है, दूध पूरा नहीं पड़ता है क्या? सत्यवती दीढ़ जलाने के लिए बच्ची की कमर में बंधे मनकों और गले में लटकते ताबीज़ की ओर देखती रही। ठीक से पूरा नहीं पड़ता, असल में रोना इसलिए नहीं है, अपनी जान को यह पसीना भी तो एक है। धार पर धार बह रहा, मुंह में नमक लगता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। बेजुबान बच्चों के मन की बातें सबको मालूम नहीं होती, माँ को कैसे मालूम हो जाती, यह भी माँ ना बनी सत्यवती समझ नहीं सकी। तविट्टम्मा ने आंचल से मुंह, गर्दन, कंधे और छाती खूब अच्छी तरह से पोंछ लिए और रोती हुई बच्ची को अपना दूध पिलाने लगी। बच्ची शांत होकर दूध पीती रही। सत्यवती यह सब तल्लीनता से देखती रही। मेरी भौजी को बेजबान बच्चों पर भी दया नहीं आती। किसी बात से इस तरह बच्चा रोए तो डांटती है, मारती है और चिकोटी काटती है। यह नहीं सोचती है कि बच्चे को जाने क्या तकलीफ है। एक बार मेरी माँ ने डांटा तो कहती है, मुझे काटे तो मैं मारूंगी नहीं क्या? माँ होने से ही माँ की राह चाह सब में नहीं आती क्या? सत्यवती ने कहा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। कहते कहते शिष्टाचार का ख्याल करके तविट्टम्मा चुप हो गई। 15 मिनट बीतते न बीतते बच्चों की पलकें भारी हो गई। प्यार से उठाकर उसे पालने में डाल और किवाड़ पर चटकनी चढ़ाकर तविट्टम्मा निकल पड़ी। सत्यवती उसकी एक एक चेष्टा को विस्मय से देख रही है। सड़क पर अम्मा जी उनकी प्रतीक्षा में, चिढ़े या झिड़के या कुत्तों या पुलिस को दिखाकर डराए। धनहीनों का धनवानों को सताए बगैर काम नहीं चलता। स्त्रियां 2 से 3 और फिर 3 से 10 होकर दूसरे टोले के एक 2 मंजिले भवन के सिंह द्वार के सामने पहुंची। कहानी एक बार फिर शुरू हुई। लोग गेट खोलेंगे नहीं और ये लोग गेट छोड़ेंगे नहीं, आखिर तक ऐसे ही पढ़ते हैं अपने लिए शोक गीत। आशापूर्णा देवी।